नमस्कार मित्रों, आज प्रस्तुत हूँ अपठित गद्यांश को लेकर। आप सबको पता है कि बोर्ड की परीक्षा में खंड क के अंतर्गत अपठित गद्यांश से 12 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज चर्चा करेंगे अपठित गद्यांश की। चलिए आगे चलते हैं। अपठित से अभिप्राय है जिसे पहले पढ़ा न गया हो। अपठित, जो पढ़ा हुआ नहीं, पहले नहीं देखा हमने। ऐसा गद्य अथवा पद्य दोनों में हो सकता है। परीक्षा में केवल अपठित गद्यांश देकर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। सर्वप्रथम दिए गए गद्यांश को कम से कम 2 बार ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, जिससे उसका मूल भाव आपकी समझ में आ जाए। इसके पश्चात पूछे गए प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के संभावित उत्तरों को अनुच्छेद में देखकर, गद्यांश में देखकर उसको रेखांकित कर लेना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों के उत्तर अनुच्छेद में दी हुई सामग्री पर ही आधारित हो। आप बिल्कुल अपने मन से किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दें। प्रश्नों के उत्तर अत्यंत सरल भाषा और अपने शब्दों में देना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर सीधे, संक्षिप्त एवं सटीक होने चाहिए। उनमें अनावश्यक विस्तार, उदाहरण, अलंकार, सुक्तियों, मुहावरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कठिन शब्दों के अर्थ, विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं। शब्दों के अर्थ प्रसंग के अनुकूल होने आवश्यक हैं। उचित स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना नहीं भूलना चाहिए। अपठित बोध में सार और शीर्षक भी लिखने को कहा जा सकता है। अपठित गद्यांश से व्याकरण संबंधी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो गद्यांश में आपको 100% अंक हासिल हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हमने एक गद्यांश लिया है आपको उदाहरण देकर समझाने के लिए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश क्या है कि विज्ञापन कला जिस तेजी से उन्नति कर रही है, उससे मुझे भविष्य के लिए और भी अंदेशा है। लगता है ऐसा युग आने वाला है जब शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और साहित्य, इनका केवल विज्ञापन कला के लिए ही उपयोग रह जाएगा। वैसे तो आज भी इस कला के लिए इनका खासा उपयोग होता है। बहुत सी शिक्षण संस्थाएं हैं जो सांप्रदायिक संस्थाओं का विज्ञापन है। अपनी पीढ़ी के कई लेखकों की कृतियां लाला छगन लाल, मगन लाल या इस तरह के नाम के किसी और लाल की स्मारक निधि से प्रकाशित होकर लाला जी की दिवंगत आत्मा के प्रति स्मारक होने का फर्ज अदा कर रही है। मगर आने वाले युग में यह कला 2 कदम आगे बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह पर जो डिग्रियां दी जाएगी, उनके निचले कोने में छपा रहेगा कि आपकी शिक्षा के उपयोग का एक ही मार्ग है, आज ही आयात निर्यात का धंधा प्रारंभ कीजिए, मुफ्त सूची पत्र के लिए लिखिए। हर नए आविष्कारक का चेहरा मुस्कुराता हुआ टेलीविजन पर जाकर कुछ इस तरह निवेदन करेगा, मुझे यह कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता है कि मेरे प्रयत्न की सफलता का सारा श्रेय, यहाँ साथ एक शब्द बढ़ गया है, इसे आप हटा लेंगे, तो सारा श्रेय रबर के टायर बनाने वाली कंपनी को है, क्योंकि उनके प्रोत्साहन और प्रेरणा से मैंने इस दिशा में कदम बढ़ाया था। विष्णु के मंदिर खड़े होंगे जिसमें संगमरमर की सुंदर प्रतिमा के नीचे पट्टी लगी होगी। याद रखिए, इस मूर्ति और इस भवन के निर्माण का श्रेय लाल हाथी के निशान वाले निर्माताओं को है। वास्तुकला संबंधी अपने सभी आवश्यकताओं के लिए लाल हाथी का निशान कभी मत भूलिए। और ऐसे ऐसे उपन्यास हाथ में आया करेंगे
जिनकी सुंदर चमड़े की जिल्द पर एक और बारीक अक्षरों में लिखा होगा, साहित्य में अभिरुचि रखने वालों को इक्का मार्का साबुन वालों की एक और तुच्छ भेंट। और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच जाएगी कि जब एक दूल्हा बड़े अरमान से दुल्हन ब्याह कर आएगा और घूंघट हटाकर उसके रूप की प्रसन्नता में पहला वाक्य कहेगा, दुल्हन मधुर भाव से आंख उठाकर हृदय का सारा दुलार शब्दों में उड़ेलते हुए कहेगी, रोज सुबह उठकर 951 नंबर के साबुन से नहाती हूँ। ये था आपका गद्यांश। अब चलिए इससे जो प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। भविष्य के लिए लेखक को किस बात की आशंका हो रही है और क्यों? अगला प्रश्न है, आज शिक्षण संस्थाओं की क्या स्थिति है? विज्ञापन ने अपनी पहुंच मंदिरों और भगवान के चरणों तक बना ली है, कैसे? अगला प्रश्न, इस गद्यांश से लेखक क्या कहना चाहता है? कुछ लेखकों की कृतियां किसी व्यक्ति विशेष की स्मारक बन जाती है, कैसे? अगला प्रश्न, आने वाले समय में विश्वविद्यालय की डिग्रियों की स्थिति क्या होगी और क्यों? अगला प्रश्न है कि निर्देशानुसार उत्तर दीजिए कि बहुत ही शिक्षण संस्थाएं हैं जो सांप्रदायिक संस्थाओं का विज्ञापन है। उपवाक्य और इसका भेद लिखिए। इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है और उसका भेद क्या है? अगला प्रश्न है कि संधि विच्छेद कीजिए। दीक्षांत और महोत्सव, इन सिलसिलेवार इन प्रश्नों के उत्तर जो हमने बनाए हैं। क प्रश्न का उत्तर है, शीर्षक होगा विज्ञापन का युग। ख का उत्तर होगा, लेखक को भविष्य के लिए इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है कि ऐसा समय आने वाला है जब शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और साहित्य का प्रयोग केवल विज्ञापन कला भर के लिए ही रह जाएगा। उसका कारण है कि विज्ञापन कला निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है। ग प्रश्न का उत्तर है कि आज शिक्षण संस्थाएं सांप्रदायिक संस्थाओं का विज्ञापन बन चुकी हैं। उनके नाम को पढ़ते ही किसी धर्म, संप्रदाय विशेष से उसका जुड़ाव प्रकट होने लगता है। ऐसा लगता है कि उनकी स्थापना उसी संप्रदाय विशेष के हित के लिए ही की गई है। कुछ संस्थाओं के संचालन का जिम्मा कुछ ट्रस्ट की कृपा पर आश्रित होकर रह गया है। घ प्रश्न का उत्तर है कि विज्ञापन का प्रचार प्रसार इतना बढ़ चुका है कि देवालय जैसे स्थान भी उसकी पहुंच से दूर नहीं रहे हैं। आज मंदिरों और देवालयों में भी तरह तरह के विज्ञापन सरलता से देखे जा सकते हैं। दीवारों और मंदिरों की मूर्तियों पर उनके दानदाता का नाम कुछ विज्ञापित करता दिखाई देता है। च प्रश्न का उत्तर है कि इस गद्यांश के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि वर्तमान में विज्ञापन का बोलबाला है। इसने मानव जीवन को कदम कदम पर प्रभावित किया है। शिक्षा लेने वाले छात्रों की डिग्रियां भी किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु का विज्ञापन करती नजर आती है। भविष्य में इसके बढ़ते रहने की प्रबल संभावना है। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है कि जब कुछ लेखकों की कृतियां धनाभाव में प्रकाशित नहीं हो पाती है, तब किसी लाला छगन लाल, मगन लाल की सहायता राशि से प्रकाशित होती है, परंतु उस पर सहायक व्यक्ति या संस्था का नाम लिखा जाता है। इस तरह वह कृति उस व्यक्ति विशेष की स्मारक बन जाती है। प्रश्न संख्या ज उसका उत्तर कि आगामी समय में विश्वविद्यालय की डिग्रियां व्यक्ति की योग्यता का प्रमाण पत्र कम, विज्ञापन का साधन अधिक होंगी, क्योंकि उन पर शिक्षार्थी की योग्यता के उल्लेख के साथ साथ विज्ञापन संबंधी वाक्य होंगे जो आयात निर्यात के धंधे और सूची पत्र पाने की जगह के बारे में बताएंगे। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर उपवाक्य, उस वाक्य में उपवाक्य कौन सा है? जो सांप्रदायिक संस्थाओं का विज्ञापन है। और कौन सा भेद है? वो विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। और आखिरी प्रश्न जो है ट, उसका उत्तर है संधि विच्छेद पूछा गया था दीक्षांत और महोत्सव का।
तो उसका उत्तर है कि दीक्षा जोर अंत और महोत्सव का महा जोर उत्सव। इस तरह यदि आप पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो आपको 100% अंक हासिल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप सभी को शुभकामना। अगले पाठ में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, स्वकुशल रहें और अध्ययनरत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।